की। अब देखेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, 6 मीटर होता है, यानी कि 20 फीट होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तुम देखोगे तो इसके 3 पार्ट तुम्हें दिखाई देंगे। एक तो जो स्टमक के साथ होता है, ये जिसको हम डिओडेनम बोलते थे, एक बीच में होगा जियोजेनम, और एक लास्ट में होगा, क्या होगा, जो कि ओपन आउट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसका नाम होता है इलियम। एक क्या होगा, इलियम। हाईली कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डिओडेनम, जियोजेनम और इलियम। डिओडेनम की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो डिओडेनम है, ये इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। जियोजेनम होता है 2.5 मीटर और इलियम होता है 3.5 मीटर। तीनों को जोड़ोगे तो लगभग आपको 6 मीटर्स मिलेंगे। तो छोटी आँत 6 मीटर की होती है। पहला जो डिओडेनम है, इसका फंक्शन क्या होता है। डिओडेनम जो है ये पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि स्टमक से जुड़ा होता है। अभी मैंने बताया स्टमक होता है, इसमें स्टमक ओपन आउट किस में होता है, पहले पार्ट में, जिसका नाम होता है डिओडेनम। तो डिओडेनम में ओपन होगा स्टमक। ठीक है, और अभी देखो एक चीज़ और बताया था, डिओडेनम में ही आके पेनक्रियाज और लीवर का जो सिक्रीशन है कहाँ ओपन होता है, डिओडेनम में। तो सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज ड्रेन्स इनटू दिस सेगमेंट। ठीक है, अगला क्या है, डिओडेनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डाइजेशन बॉडी में कहीं होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में डिओडेनम में होता है। ठीक है, जियोजेनम की खास बात, ये मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब डाइजेशन होने के बाद जो भी फूड पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। क्लियर। अगला है इलियम। इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है और ये ओपन आउट होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब इलियम के थ्रू ही स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन आउट होता है। ठीक है, और सबसे कम एब्जॉर्प्शन कहीं होता है तो वो कहाँ होता है, इलियम। तो मिनिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन दिस पार्ट, मतलब इलियम के अंदर ही होता है। ठीक है, आगे सिक्रीशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। जैसे तुम्हें याद हो जो पेट के अंदर होता था तो उसे हम बोलते थे गैस्ट्रिक जूस। ठीक, ऐसे ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन होगा उसे हम बोलेंगे सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, इंटेरिकस मतलब जूस, सॉरी सक्कस मतलब जूस और इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो भी इंटेस्टाइन का जूस है उसे हम बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। अब देखो सबसे आखिरी फाइनल डाइजेशन किसके एंजाइम के थ्रू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो फाइनल डाइजेशन अकर बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम। सारे एंजाइम फंक्शन कर लेंगे तो सबसे लास्ट में किसका फंक्शन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को देख लेते हैं। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था फूड के अंदर फूड कंपोनेंट्स के बारे में, तो उन्हीं कंपोनेंट्स को सीरियल वाइज हम डाइजेस्ट करते चल रहे हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, अभी ऊपर पेनक्रियाज ने उसको स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था डाइसैकेराइड में, याद करो। ठीक है, तो अभी देखो 3 तरीके के डाइसैकेराइड हो सकते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और मल्टोज। ठीक है, सुक्रोज जनरली जो आप शुगर खाते हो वो होता है। ठीक है, लैक्टोज दूध के अंदर पाया जाता है, मल्टोज माल्ट जो ऐसे ग्रेप्स रफ्स में पाया जाता है। ठीक है, अभी देखो जो सुक्रोज है इस पे सुक्रेज, जहाँ भी एज वर्ड है समझ जाना एंजाइम है, तो सुक्रोज पे सुक्रेज एंजाइम वर्क करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, या फिर तुम ग्लूकोज फ्रक्टोज ऐसे याद रखो तब भी चलेगा। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। इस बार 13 सितंबर को नीट का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अगला है लैक्टोज। लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एंजाइम वर्क करेगा और कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, लास्ट है मल्टोज। इसमें मल्टेज एंजाइम आएगा, इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज ग्लूकोज में। ठीक है, सबसे लास्ट में मल्टोज डाइजेस्ट हो जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात थी। अब आता है प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में हमने ऊपर देखा था ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड ने कन्वर्ट किया था डाइपेप्टाइड के अंदर उसको।
ना, ऊपर देखा था। तो अभी क्या होगा, जो डाईपेप्टाइड है इस पे एंजाइम आएगा डाईपेप्टाइडेज, एंजाइम आएगा डाईपेप्टाइडेज, और ये एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड था, ठीक है, अभी ऊपर देखा था, एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड था इसको तोड़ देगा। तो जो बॉन्ड टूट जाएगा तो एमिनो एसिड सारे क्या हो जाएंगे, रिलीज आउट हो जाएंगे, सारे फ्री हो जाएंगे। तो एमिनो एसिड फ्री फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा और फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगला है फैट डाइजेशन। तो फैट में भी मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड ऊपर बना था, याद करो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मोनो या डाइग्लिसराइड के ऊपर लाइपेज, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज, इस पे वर्क करेगा मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड पे और कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फिर ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, जो भी न्यूक्लियोटाइड था, मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कन्वर्ट किया जाता था न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में। तो मान लेते हैं न्यूक्लियोटाइड में था तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम आएगा, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आएगा, इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगा, कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन बेस और राइबोज शुगर। यानी कि तुम यहाँ से देख सकते हो क्या कि राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड बनता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाएंगे तो बन जाता है डीएनए या फिर आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। अगर राइबोज शुगर है तो आरएनए, डीऑक्सी राइबोज है तो डीएनए, ठीक है। चलो, तो ये बात थी डाइजेशन की। अभी क्या करना है, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने का है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो देखो जनरली क्या होता है, जो फूड हमने खा रखा होता है उसका डाइजेशन होता है, फिर वो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइल के अंदर, ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन द ब्लड वाया इंटेस्टाइनल एपिथेलियम इज नोन एज डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। मतलब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, एपिथेलियम मतलब सेलुलर कवरिंग जो होती है ऊपर वाली, मतलब सबसे बाहरी, उसे हम बोलते हैं एपिथेलियम। तो अंदर से देखोगे सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होगी इंटेस्टाइन में, उसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। तो फूड पार्टिकल्स का ब्लड के अंदर चले जाना इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से कहलाता है डाइजेशन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगला क्या है, म्यूकोजा, internal layer of small intestine get enfolded and form a finger like structure known as villi। तुम देखोगे जो भी तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल म्यूकोजा है, मतलब अंदर अंदर वाली कवरिंग है सबसे अंदर वाली, वो कैसी होती है, फोल्डेड हो जाती है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फोल्ड हो जाती है और फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है। तो म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गेट इनफोल्डेड एंड फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन बना ली है। इन्हें बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई क्यों होते हैं, विलाई जस्ट होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विलाई का फॉर्मेशन होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो क्या है, विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल है कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, तो ग्लूकोज, कुछ एमिनो एसिड, सोडियम, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली, मतलब इनको एनर्जी चाहिए एब्जॉर्प्शन में, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एब्जॉर्प्शन पे। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली मतलब एनर्जी रिक्वायर होती है इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए। बाकी अदर थिंग्स एब्जॉर्ब पैसिवली, और जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, पैसिवली, बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के आराम से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात थी और एब्जॉर्प्शन की बात थी। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद वेस्ट बचता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ था 6 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है 1.5 मीटर। अभी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं और लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं, लार्ज का जो सरफेस एरिया होता है,
वो ज़्यादा होता है, स्मॉल का सरफेस एरिया कम होता है, स्मॉल पतला होता है और ये चौड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज बोलते हैं, उसको स्मॉल बोलते हैं। ठीक, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। सीकम, पहले पार्ट सीकम, दूसरा कॉलन, तीसरा रेक्टम। सीकम, कॉलन, रेक्टम। ठीक है, अभी सीकम जो पार्ट है, ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, देखो सीकम जो पार्ट, ये पार्ट तुम्हारा सीकम है। सीकम के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं, जितने भी पैरासाइट रहेंगे हमारे अंदर, मैंने बताया था यहाँ पे पैरासाइट हमारे अंदर रहते हैं बॉडी के अंदर। तो पूछा जाता है पैरासाइट कौन से पार्ट में रहते हैं बॉडी के, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ओपन होता है बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम में क्या रहते हैं, जो भी पैरासाइट्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीकम इज़ द प्लेस वेयर मैनी माइक्रोब्स लिव। सीकम प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, सीकम से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला होता है, इसे हम बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, ऐसे निकला होता है, इसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब ऐसे ऑर्गन जिनका कोई फंक्शन नहीं है, वो हाईली रेड्यूस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर पड़े हैं, बिल्कुल थोड़े मतलब ना के बराबर वो पड़े हुए हैं, कोई उनका फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, अभी देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब साइज़ बढ़ जाता है तो क्या होते हैं, आप हमें प्रॉब्लम होने लगती है, और भी ऑर्गन में ये जाके क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है, ऑर्गन में इंटर करेगा तो हो जाएगा हार्निया। जब किसी ऑर्गन में एक किसी भी ऑर्गन में दूसरा ऑर्गन एंटर कर जाता है उसे क्या बोलते हैं, हर्निया। सुना होगा, हार्निया हो गया, हार्निया का ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो जब कभी कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में एंटर कर जाएगा तो उसे बोलेंगे हर्निया, और हर्निया बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, और इवन डेथ भी हो सकती है लोगों की ज़्यादा सीवियर कंडीशन में। तो अपेंडिक्स का साइज़ जब बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, इसका कोई फंक्शन होता नहीं है, तो ये दूसरे ऑर्गन में एंटर करने लगता है। ठीक, तो हर्निया हो जाता है। अभी क्या करना है अपने को, इसको काट के निकालना है। तो क्या करते हैं जो भी डॉक्टर होते हैं, इसको सर्जिकली रिमूव आउट कर देते हैं। रिमूव आउट इसलिए कर दिया क्योंकि उस वैसे भी इसका फंक्शन था नहीं, तो इसको फाइनली काट के निकाल देते हैं। ठीक है, और जिसका अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया है। ठीक, तो अपेंडिक्स का साइज जनरली बढ़ जाना कहते हैं अपेंडिक्स हो गया है। क्लियर, चलो तो ये पहले पार्ट सीकम की पार्ट थी और अपेंडिक्स की पार्ट थी। तो अपेंडिक्स समझ आया, जो लोग कहते हैं वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराए हैं, तो ये अपेंडिक्स का फंक्शन नहीं है, साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हर्निएशन हो सकता है, हर्निया हो सकता है। ठीक है, अगला है कॉलन। कॉलन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी पानी वानी बचा हुआ है या जो भी मिनरल है बचे हुए हैं, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन होगा। एक और ख़ास बात बता दूं, यहाँ पे जो सीकम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, जनरली विटामिन बी 12 प्रोड्यूस करते हैं। तो विटामिन, सोचो विटामिन B12 इन्होंने प्रोड्यूस किया, अभी क्या है, इधर से विटामिन B12 यहाँ जा रहा है, तो इसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है नहीं है, है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी विटामिन मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है या फिर जो भी विटामिन B12 बना हुआ है बैक्टीरिया के द्वारा, वो एब्जॉर्ब होता है कॉलन वाले पार्ट में। और मैंने पहले भी तुम्हें बता रखा है कि केवल विटामिन B12 एनिमल के अंदर ही बनता है, प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो भी वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो विटामिन B12 हमारे अंदर कौन बनाता है, वही जो बैक्टीरिया सीकम वाले पार्ट में रहते हैं, माइक्रोब जो रहते हैं वही बनाते हैं। ठीक, अगला क्या है, रेक्टम। अगला तीसरा पार्ट क्या है, रेक्टम। अभी देखो मैंने इसके कॉलन के भी 5 पार्ट दिखाए तुम्हें। कॉलन के 5 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है तुम्हारे किसके, कॉलन के। मैंने यहाँ पे देखो मार्क कर रखे हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन एस शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट आता है रेक्टम। अब रेक्टम में क्या होता है, यहीं पे तुम्हारा फीकर मैटर स्टोर रहता है। तो फीकस स्टोर्ड इन अ रेक्टम, रेक्टम में स्टोर रहता है। जब भी
अमाउंट फीकर अमाउंट ज़्यादा होता है तो एक अर्ज ऑफ रिलीज, मतलब रिलीज करने की चाह आती है, ब्रेन को सिग्नल जाता है। यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, एनएस होता है पीछे वाला रास्ता जिससे हमारा जो भी एक्सक्रीटर है रिलीज आउट होता है बॉडी से। स्फिंक्टर होते हैं, जब अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ब्रेन से सिग्नल आएगा, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर जगह पे हम जो भी फीकल मैटर है उसको हम बॉडी से रिलीज आउट कर देंगे एनएस के थ्रू। क्लियर? पक्का समझ आ रहा है? अभी देखो दो दो तीन पॉइंट मैंने लिख रखे जो मैंने बताया, क्या कि वाटर, मिनरल और विटामिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यहीं पे, ठीक है। ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कौन से पार्ट में? कॉलन वाले पार्ट में मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो वाटर, विटामिन, कौन सा मेनली विटामिन? विटामिन B12 जो कि माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, चलो अगला क्या है? स्टोर्ड फीकस इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस। तो जो भी फीकल मैटर स्टोर है, जो भी वेस्ट स्टोर है रेक्टम के अंदर, तो किसके थ्रू रिलीज आउट होता है? एनएस के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है, और बॉडी से वेस्ट का बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ स्टोर्ड फीकल मैटर फ्रॉम द एनस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी वाया एनस नोन एज एक्सक्रीशन। क्या बात क्लियर हुई? पक्का? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो ये आज के लेक्चर की बात थी, और फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और मैं इसका PDF क्वेश्चन आंसर का मैं सेंड कर दूंगा, इसको आप राइट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिए चीज़ों को। जो चीज़ ना समझ में आए कहीं पे तो आप उसको फिर से पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो स्टे सेफ एंड कीप watching lectures because our teachers are working so hard for you. So God bless you and thank you.